वाणी बोलिए मन का आपा हो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, और मन को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से दिया कबीरा रोए, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा, साबुत बचाना को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से शो को स्टार्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आना हुआ सर आपका? भोपाल एमपी, तालों का ताल भोपाल। जी बहुत जल्दी आना होगा, और बल्कि तो तैयारी लोगों पार्टियों ने शुरू कर दी है, और मेरे पास भी इत्तला पूरी है कि मुझे भी तैयारी जल्दी शुरू करनी है। मैं कर्नाटक नहीं गया, लेकिन इस बार तो तय है कि तैयारी बहुत जल्दी शुरू करनी है, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो गाड़ी तो जल्दी से निकालनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाबूजी कहां से आए आप? मैं आ रहा हूं, बहुत जल्दी आपको फ्री करता हूं जी। पश्चिम बिहार से आया हूँ। पश्चिम? 81 साल का हूँ। 81 साल का? 80 साल का। 80 साल के नहीं है आप? अब महज वही 40 साल के लग रहे हैं। अरे नहीं, 40 साल के। बैठिए 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 बैठिए, बैठो बाबूजी बैठा लो, बाबूजी को बैठा लो। वहाँ बैठा हुआ था। हाँ वहीं बैठिए, वहीं बैठिए, बैठिए बैठिए। मुझे मालूम है परिवार में आज सब बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बैठिए बैठिए बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, परिवार में वो बैठिए 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 बैठिए। मुझे हाँ 4 साल हो गए सुनते हुए आपको। हाँ यहाँ पे धक्के खाते हुए टीवी पे। हाँ धक्के खाते हुए टीवी पे। नहीं आज आप बोलेंगे। अरे प्रोग्राम, अरे बाप रे बाप। बैठिए 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 बाबूजी बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ चाय पी के वही बैठ जाता था। चाय पी के बैठ जाते थे। आज आपको बोलने का मौका दूंगा मैं, आप बैठिए। रोज मैं 250 ग्राम बादाम खाता हूं, और इसीलिए खाता हूं रोज क्योंकि यहां पर बच्चों से भी ज्यादा बूढ़े भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे खींच कर लाती है, बार बार खींच कर लाती है। कहीं भी हूं, कहीं भी हूं, किसी भी स्थिति में हूं, दवा खाऊं, जो करूं, लेकिन आना जरूर है आपके पास, और आपसे रूबरू होना है, आपसे बातचीत करनी है। थैंक यू सो मच। मैं आता हूं आप सारे लोगों से बात करने के लिए। एक बार फिर से जुड़ता हूं, जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं आज, कुछ लोग तो इसमें देखने आए हैं शो। मैं तो, मेरा बस चले तो 2-4 कुर्सियां और लगवाएं देखने वालों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कुछ बुजुर्ग खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि वो खड़े रहें बहुत देर तक। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपसे, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि खड़े रहें। तो मैं तो, मेरा बस चले तो 2-4 कुर्सियां और लगवाऊं, वो बैठ के देखें प्रोग्राम, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग अपनी बातें शेयर करने के लिए आते हैं, उनसे भी बात करूं। बहुत गर्मी है, मुझे मालूम है, टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास है, लेकिन मैं आपसे बात करने के लिए आता हूं। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ?
दिल्ली से ही। इंद्रपुरी से आए हैं, दिल्ली से। आप ही जैसे लोगों के लिए तो शो करता हूं मैं। 2.25 घंटे गाड़ी चलाई। हाँ जी, 2.25 घंटे चला के आया हूँ। साइकिल 2.25 घंटे साइकिल चलाई आपने। मैं बहुत माफी चाहता हूं आपसे, और कल आप पहुंचे और अब मैं नहीं मिल पाया आपसे। शुक्रिया आपका, 10 सेकंड में आपने मुलाकात करवा दी, इससे बढ़कर बात क्या है। बहुत अच्छी बात है ये, जिससे मिलने आए थे। मैंने कहा कि मैंने एक नई शुरुआत ये की है कि कुछ लोग शो के बाद भी रुकते हैं यहाँ पे मेरे, और वो प्रोग्राम लोगों से मिलते हैं कि क्या परेशानी है, क्या बात है। कोशिश करता हूं मैं कि उस प्रॉब्लम के तह तक जाऊं उन लोगों से। जब हो जाता है तो वो करते हैं, नहीं होता है तो वो मेरे पास आते हैं। और आपकी क्या प्रॉब्लम है सर, क्या चाहते हैं? सर मैं एक दुकान के लिए आया था। अच्छा, तो अंकित जी से मैंने बात करी, उन्होंने बोला मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल अंकित कोशिश करेंगे। अंकित यहाँ पे एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आप सोचेंगे ये पत्रकारिता कैसी पत्रकारिता है, इसमें तो कोई ये रजिस्टर और ये सब लेके बैठने लगे। इसमें तो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, हल्लाबाजी होनी चाहिए। ये कौन सी पत्रकारिता, ये तो खराब वाली पत्रकारिता। उधर जा खड़ो, ये भाई पत्रकारिता अच्छी नहीं हुई। इसमें तो कोई हल्लाबाजी तो हुई नहीं। जिसमें हल्ला ना हो, कुछ हल्ला ना हो तो मैं ही कर देता हूं। नहीं सर, ये नहीं है, मकसद भी नहीं था। जब प्रोग्राम शुरू किया था वो मकसद भी नहीं था कि कुछ हल्ला हो, गुल्ला हो, चौकड़ी जमे। वो तो कुछ और है, जो करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कुछ लोग हैं जो पीछे करते आएंगे, वो कर रहे हैं कोशिश। हमारा मकसद कुछ और था। मकसद ये था कि वो बहुत सारे लोग जो समाज में कुछ कह सकते हैं, बोल सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और उसी मकसद से हमने इसको डेवलप किया था। आज जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराऊंगा। और हमारे चिर परिचित चेहरे मनोज यादव जी, बीजेपी का पक्ष रखने के। मनोज खड़े हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज बोलने के लिए खड़े होंगे तो कल वहां इलेक्शन में भी खड़े होंगे, और जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो चुनाव जीतेंगे भी, और चुनाव जीतेंगे तभी मिनिस्टर बनेंगे, ऐसे नहीं। जी जी, हम लोग अपना सर्व न्यौछावर करके देश के लिए खड़े रहते हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है, खड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। मैंने कल परसों कहा था, ये बहुत खुश नजर आ रही थी। कर्नाटक के चुनाव आए थे, उसके परिणाम के बाद ये बहुत खुश हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा बोलती हैं, थैंक यू सो मच। मौलाना साजिद रशीदी साहब, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन, बहुत बहुत शुक्रिया। यही पहाड़गंज में ऑफिस है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अरसे से मैं इनको जानता हूं, चैनल बदले लेकिन दोस्ती हमारी कायम रही, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी, अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। पसमानदा माने जो पीछे है, हाशिए पे है, पेरीफेरी पे है, पसमानदा शब्द। हाँ जी, बिरादरी से पसमानदा। पसमानदा मतलब बिहार में है, किशनगंज, अररिया, हाँ, सीमांचल इलाके में। क्या पसमानदा? पसमानदा, अच्छा अच्छा, तो आप वहीं से हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात। भाई आप उसको आगे बढ़ा दीजिए, जो मुझे ना मालूम हुआ करे। हाँ, आपका नाम इश्तियाक आलम? जी सर। आप भी पसमानदा से आते हैं? हाँ जी सर। बहुत अच्छी बात है, तब तो बहस अच्छी होगी। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो, आज आ गया, शराब पी के आ गया। सारा प्रोग्राम आज मेरा। देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं इसको अकेले नहीं रोक पाऊंगा। शराब पीने वाले लोग परेशान करते हैं, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है, प्लीज आप उनको रोकेंगे। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। विपिन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार हैं, थैंक यू सो मच। और उसके बाद जो मेहमान जुड़ेंगे, थैंक यू सो मच। जो आज लोग बैठे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग हमारे कोलीग के परिवार से हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी, मुझे मालूम है बहुत देर से आप कहां से आ रहा हुआ आपका? जी, रोहिणी से। रोहिणी से, जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशीष। डॉक्टर आशीष, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आप झोले वाला बैग लेके चलते हैं, एंड दिस इज वेरी गुड। ईज ऑफ द शोल्डर्स, ईज ऑफ द शोल्डर्स ऑल्सो, और ये ईज फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है। झोले की लेके चलने के हम लोगों ने आदत छोड़ दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और आपका नाम? लिपिका। लिपिका। लिपिका जी, आप कहाँ, दिल्ली से हैं या बाहर से? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से। आपने बंगाली तो बांग्ला बोलो ना। বলতে পারি, নিশ্চয় বলতে পারি। কেন ভালো ভালো
ভাষা হতে বলুন বলুন নিশ্চয়ই আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল শিলিগুড়ি থেকে এসেছি। এখানটা আমার একটা অ্যাওয়ার্ড শো আর সেমিনার ছিল। একটু ঘুরতে বেরিয়ে এখানটা আমি দেখলাম যে খুব ভালো গানের একটা প্রোগ্রাম চলছে, সেই জন্য এসে দাঁড়ানো আমার এখানটায়। And this is what? And this is this is for blogging. Oh, तो ब्लॉगर भी हैं आप। बहुत अच्छा लगा मुझे। स्टार्ट किया है अभी। नहीं बहुत अच्छा, जो इस शो से जो कुछ बना सके बनाने की कोशिश करिएगा, और जो मैं बोल सकता हूं बोलूंगा। और आपका नाम क्या है? अंजलि। बहुत अच्छा। आप कहां से हैं? वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ बंगाल से हैं आप। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप कहां से आना हुआ हुजूर? दिल्ली से जी। दिल्ली से। कहां से? शाहदरा से। शाहदरा से। आप दोनों लोग आए शाहदरा से। बहुत अच्छी बात। बातचीत शुरू करूं या आप लोगों से बातचीत करूं? जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। हाँ जी, हाँ जी। झांसी से हूँ सर। नहीं, आपसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे तो बहुत पुरानी दुश्मनी है हमारी, इसलिए आपसे नहीं करेंगे। आपसे बहुत पुरानी दुश्मनी है। 9 साल हुए बीजेपी, मौजूदा बीजेपी सरकार के। 9 साल बेमिसाल। ये कहा, बोले हर साल मैंने एक आईआईटी, हर साल एक नया आईआईएम, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खोली, हर 2 दिन में कॉलेज खोले, हर रोज एक आईटीआई का निर्माण किया। ये सरकार, मौजूदा सरकार का कहना है कि हर रोज, मतलब हर साल एक आईआईटी खोली। ये कुल मिलाकर कहना है। पहला रिएक्शन कांग्रेस से, उसके बाद बीजेपी से, और अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। जी, मैं तो पूछना चाहूंगी मनोज जी से कि एक आईआईटी का नाम बता दे, एक आईआईएम का नाम बता दे, एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दे, एक कॉलेज का नाम बता दे जो इन्होंने बनाया है। हाँ। और वो 15 लाख कहाँ है? वो काला धन कहाँ पे है? 2022 तक सबके पास पक्का मकान होना था, किसी को मिला क्या? वो पक्के मकान कहाँ चले गए? 15 लाख मिले क्या आपको? तो आप तो ऐसे हाथ उठाया था कि 15 लाख लगता आपकी जेब में आए। मिले। अच्छा बताइए हुजूर, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तराखंड देहरादून। उत्तराखंड देहरादून से। नाम क्या है? मैं आ रहा हूँ। एडवोकेट अनिल कुमार सांगवान। एडवोकेट अनिल कुमार सांगवान जी। जनाब, जवाब देना, कुछ बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल मिले, सब कुछ मिले। जिस तरीके का डेवलपमेंट समाज में हो रहा है सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ। अभी 3 दिन पहले जश्न मना रही थी कांग्रेस, और वहां पर जश्न मनाने के बाद वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान के झंडे फहराए गए। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या इलाज है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, ऐसे लोगों का? हाँ जी। कांग्रेस के पास उसका कोई इलाज नहीं है। ये तो है ही उस चीज की पार्टी जो आज तक करती आई है, वही अब करेगी। जो आज भारत माता की। तो ये बताइए फिर कर्नाटक कैसे जीत गए? कर्नाटक जीते हैं जो मेरे जैसे उल्लू बैठे वहां। बोले मैंने कहा कर्नाटक फिर कैसे जीत गए? तो बोले मेरे जैसे उल्लू जो बैठे हैं। गजब है, लोग अपने पार्टी, अपने कार्यकर्ता होने का यहां तक इस्तेमाल करते हैं कि अपने को उल्लू तक कह देते हैं। मैं आ रहा हूं हुजूर, बिल्कुल उल्लू नहीं है आप, अकलमंद है। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? यही शाहदरा से। शाहदरा से। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, कुछ काम, क्या काम करती हैं आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बोलना चाह रही हैं आप, बोलिए जी। मेरी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ। मेरे ब्रदर को ब्रेन ट्यूमर है। हाँ। तो उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ है। जी सर 1.5 महीना हो गया, डॉक्टर ने मेंशन कर रखा है कि इनका अर्जेंट इनका ऑपरेशन किया जाए। कहाँ दिखाया आपने? सर पंत हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी। तो 1.5 महीना हो गया, हमें डेली चक्कर काटते उन लोगों का ये कहना है यहाँ पे बेड अवेलेबल नहीं है। जी मैं कोशिश कर सकता हूँ बहन, बाकी इच्छा तो ईश्वर वाले की है। मैं मानता बहुत हूँ ईश्वर को। मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर पे मुझे बेहद विश्वास है। एक पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की वजह से। ये मत सोचिएगा कि मैं कर्मवादी आदमी नहीं हूँ। मैंने जो कुछ पाया काम करके ही पाया, लेकिन हाँ प्रयास जरूर करता हूं मैं। अंकित आप इनसे बात करिए, मैं शो चलाता हूं, इनका काम होना चाहिए, बाकी तो शो चलेगा। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। इन्होंने तो कह दिया कि हमारे जैसे उल्लू। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी प्रतीक जी,
एक एम्स देने वाले लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने 22 एम्स बनाने का काम किया, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। रिम्स रांची का, चाहे आपका उत्तराखंड का एम्स हो, ये सब हमने ही खोले ना, हमारे शासनकाल में खुले हैं। आपने सिर्फ एक एम्स बनाया, 22 एम्स हमने बनाए, 200 हमने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। ये जुमला, इनको जुमला लगता है। 20 किलोमीटर, ये क्या तरीका है प्रतीक जी? वो देखो ऐसा है कि कर्नाटक के बाद तो बोलना शुरू हुआ, तो जबरदस्ती बोलेंगे क्या? नहीं, देखो सर्टिफिकेट मिल गया है क्या? नहीं, की आजादी का इस तरह हनन करेंगे? लो। प्रतीक जी 22 एम्स हमने देने का काम किया, ये बोल रहे हैं 20 किलोमीटर, 20 केवल। अब ये बोल रहे हैं 22 एम्स को छोड़ दीजिए। ऋतु 1 by 1। अब ये पूछ रहे थे, मैं 22 एम्स का नाम बता रहा हूं। देखिए 22 एम्स बनाने का बात क्या, मैं पूछता हूं, जो 20 किलोमीटर केवल रेलवे लाइन बिछाई जाती थी पर डे, आज 120 किलोमीटर के हिसाब से फैलाई जाती है। और मैं बताता हूं 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, फ्राइजाइल 5, 5वीं इकोनॉमी छोड़ करके गए थे, ये फ्राइजाइल 5 पे आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात बता, सबसे बड़ी बात तो मैं सुनने वाला ही हूं। इधर आइए, सबसे बड़ी बात बताइए आके। 9 साल सबसे बड़ी बात मनोज जी बताएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रतीक जी, हाँ जी, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, डंके की चोट पर करने का काम किया। $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का काम हमने किया, फास्टेस्ट इकोनॉमी बनाने का काम हमने किया। और मैं बताता हूं, अगर विदेश जाकर के देखिए, सम्मान बढ़ाने का काम किया है। विदेश जाकर के देखिए, आप जाइए, अगर वहां पर आपका सम्मान ना मिले तो मनोज यादव का नाम बदल बोले आत्मसम्मान सबसे बड़ा काम। जनाब कहां से आए? यही दिल्ली से, गांधीनगर से। गांधीनगर से। क्या काम करते हैं साहब? मैं रिटायर हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, रिटायर होना। और अब तो भगवत भजन कर रहे हैं? नहीं, बेटे के दम पे जी। बेटा कर रहा है काम, बहुत अच्छी बात है। आज और कुछ कहना जी? हाँ जी बोलिए। संडे को मेरे पोते अमृतसर गए हुए नानी के घर, हाँ। तो आज आती बार उन्हें मैंने फोन किया हाँ। कि भैया जी का प्रोग्राम में हूँ, वो जरूर देखना। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने देख लिया प्रोग्राम आपका। इन्होंने कहा कि हमने आत्मसम्मान दिया है, लोगों को आत्मसम्मान देने का काम किया है, और वो सबसे बड़ा काम मैंने किया जी। आ रहा हूँ सर, आपने तो अपने को सर्टिफिकेट दे ही दिया, मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, 1.5 साल किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पे बैठे रहे, कितना आत्मसम्मान दिया। अभी जो है स्पोर्ट्स पर्सन जो है जंतर मंतर पे बैठे, कितना आत्मसम्मान दिया। बलात्कारियों को रिहा करके महिलाओं को कितना आत्मसम्मान दिया। बलात्कारियों के हक में तिरंगा यात्रा निकाल के कितना सम्मान दिया। और जो है ISI की मुखबरी करके कितना आत्मसम्मान। नाराज ना होइए प्रतीक जी, हाँ। ये बोल रहे हैं बलात्कारियों की बात कर रहे हैं। NCRB का डेटा उठा के देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। उस पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्यों मौन हो जाते हैं। और तिरंगा यात्रा निकालने का काम हमने किया है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में गए तो पहली बार उन्होंने ठीक तरीके से तिरंगा लहराने का काम किया है। और प्रतीक जी ये बोल रहे हैं 11 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की सड़कें बनाते थे, 34 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनाने का काम। जी मुझे मालूम है, वो सब मालूम है। 9 साल बेमिसाल मोदी जी की। लेकिन आप अपनी बात कहिएगा, कहाँ से आना हुआ दोनों लोगों का? छत्तीसगढ़ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर। यहाँ कैसे आना हुआ? पढ़ने के लिए आए हैं। पढ़ने के लिए आए। दोनों लोग अंदर आओ, दोनों लोग अंदर आओ। पढ़ने आए हैं बिलासपुर से। पहले तो इन सब दोनों के लिए ताली बजाइए कस के। बहुत शुभकामनाएं दोनों को। क्या नाम है दोनों का? रीमा। और आपका? रिया। जब देखिए, मैं सुनूंगा आपकी बात। देखिए, दिन में नहीं बोलता है वो, रात में ही बोलता है जी। मैं नहीं, मैं बच्चों से बात करूंगा, नौजवानों से बात करूंगा। वही सपना है। हम लोग तो बूढ़े तोते हो गए, कोई काम के नहीं जी। उल्लू नहीं, उल्लू तो एक ही दो होते हैं, वही बहुत काफी हैं जी। तो कैसे आना हुआ पढ़ाई के लिए? कौन से क्लास में दोनों लोग बताएंगे? फर्स्ट ईयर। और आप? फर्स्ट ईयर। दोनों फर्स्ट ईयर में? ट्विंस हैं। अच्छा, ओ अरे वेरी गुड। तो कहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं? हॉस्टल में। बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। आज यहाँ कैसे आ गए? आपका शो देखने आए थे पापा मम्मी के साथ। पापा मम्मी कहाँ हैं? अरे वाह वाह वाह, बहुत आपको बधाई। दोनों लोग सोना है दोनों, और ये दोनों लोग बहुत अच्छा करेंगे। अब मम्मी भी हैं, दोनों लोग बहुत अच्छा करेंगे। और जो ये ख्वाब आपने पाले हैं, जो इनके अपने ख्वाब हैं, दोनों को करना क्या है? मैं BCom ऑनर्स कर रही हूँ और मैं MBA करूंगी। आप MBA करेंगे, और MBA करने के बाद? MBA
हमें किसी कंपनी में CEO। हाँ, और आप? साइकोलॉजिस्ट बनना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानेंगे, जनाब आलीम की दवा करिए, इनकी दवा मैं तो कर दूंगा, पागल लोगों की दवा नहीं करता। पहले तो मैं यहाँ पे जो लोग हैं उनकी दवा करेंगे। जो कह रहा है आपके कान हैं कि नहीं है? तो सुनिए उनके क्या कह रहे हैं। वो शराब, जो आदमी शराब पिएगा, जो आदमी नशा करेगा, तो वो जानते हैं क्या होगा? आप तो इस्लाम जानते हैं ना? तो हमारी मान जाएगा क्या ये मान जाए की कोशिश करिए, तो हमारी मान जाएगा क्या? बोले हमारी मान जाएगा। बहरहाल मेरी बात मान जाएगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको देख लिया था, वो रोज शराब पी के आ जाता है। बहरहाल दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा करिए और ज्यादा आने की जरूरत नहीं है यहाँ शो में, ठीक है ना? कभी कभी तो ठीक है। कुछ कहना चाहती है? नहीं, बस जब से हमें समझ आई है सब चीज की, तब से तो सब ऑल इज वेल है। जब से मुझे समझ में आई है ऑल इज वेल है। गॉड ब्लेस यू। और आप? सेम, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, बहुत अच्छा। दोनों बेटियों को आपने बहुत अच्छे संस्कार और विचार दिए हैं, बधाई के पात्र हैं। क्या नाम है साहब आपका? प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने दोनों बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार और बहुत अच्छा ख्वाब दिया है। दोनों लोग अपने अपने ख्वाब को पूरा करें। एक तो MBA करेगा, दूसरा साइकोलॉजिस्ट बनना है। साइकोलॉजिस्ट बनना है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी शो में आना, ज्यादा आने की जरूरत नहीं है, साल में सिर्फ 1-2 बार, ठीक है? पढ़ाई में मन लगाओ। गॉड ब्लेस यू, जय हो जी। आया जनाब 9 साल बेमिसाल। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें करूंगा। कुछ अच्छी बातें हुई है, आधा ग्लास खाली है तो आधा भरा भी है। पहली बात कि अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान 5वें स्थान पे आया है तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? स्वागत नहीं होना चाहिए? और मैं सरकार को श्रेय न देते हुए देशवासियों को श्रेय दूंगा। उसके बाद सदी की जब सबसे बड़ी महामारी आई, हमने जो टीकाकरण का अभियान चलाया, क्या वो प्रशंसनीय नहीं है? वहां पर अलग राजनीति शुरू हो गई। और अगर विपक्ष ये हमला बोलता है कि यहां पर 15 लाख आए, मैं उनके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला के। लेकिन गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था, गरीबी हट गई। क्या चले मेरे साथ फ्लाईओवर के नीचे देखें रात को कितने लोग सोते हैं और गरीबी रेखा के लोग नीचे कितने हैं? जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए, देश को आगे ले जाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, ईज ऑफ गवर्नेंस हो रहा है, पारदर्शिता बनाई जा रही है, जवाबदेही बन रही है, तो क्या स्वागत नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात, जो सरकार की अगर महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो यहां पर समय लगेगा, लेकिन कोई राम राज्य नहीं आ गया, अभी लंबा सफर है। और अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो सबसे बड़ी बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनके लिए सरकार की सोच कब जाएगी? प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, दिवाली जाके सीमा पार बनाते हैं, यहां पर सीमा पे जाके जवानों के साथ बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। खिलाड़ियों की बात सुन ले, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? पानी जब सर के ऊपर निकल जाएगा। और वही बात किसान के साथ हुई, जो देश का अन्नदाता है। तो ये तमाम बातें जो सरकार का ध्यान जाना चाहिए। देखिए वो ठीक है, विचार रख रहे हैं अपनी, और दोनों को विचार रखना, बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत अच्छी बात है, दोनों ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, बिल्कुल इतना टाइम आपको भी देंगे। कांग्रेस को टाइम तो आज मिलेगा ही मिलेगा, बीजेपी को थोड़ा कम टाइम मिलेगा, बीजेपी को थोड़ा कम टाइम मिलेगा, कम टाइम मिलेगा। जी मौलाना जी। देखिए, देश आज जहां खड़ा है जी, वो एक बहुत गंभीर विषय है। गंभीर विषय है, जहां देश खड़ा है बहुत गंभीर विषय जी। थोड़ा तेज बोलेंगे जरा, वो सुनाई नहीं पड़ता फिर लोगों को, और यहाँ कई शटर खुल गए हैं। गंभीर विषय क्यों है, ये सोचने की बात है। ये कहते हैं आत्मनिर्भर हो गया हाँ जी। आप देखिए, बाबा के पास मंत्री से लेकर संतरी तक पर्चा खुलवाने जा रहे हैं। आत्मनिर्भर कहाँ हो गए आप? बाबा के पास ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, बाबा की ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, बाबा की कार को ड्राइव कर रहे हैं और कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो गए हम। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात 9 साल का मामला है, हमारे सनातन के मामले में मत आप बोलिए। हम बाबा हमारी आस्था का केंद्र है। ये मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये सब हिंदुओं के आस्था पर ही क्यों चोट करते हैं? गार्ड साहब हटिए, गार्ड साहब हटिए, आइए प्लीज, कम आइए, इधर आइए। देखिए, पहली चीज क्या नाम बताया डॉक्टर साहब? डॉक्टर आशीष खुराना। डॉक्टर आशीष खुराना, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे शो में, क्योंकि बच्चे भी आते हैं शो में और वो देखते हैं, इसलिए वो चीज ये है कि पेशेंस
इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बिल्कुल, ऑफकोर्स आपका नंबर आएगा, पहले आपका फिर इनका। जी बोलिए। हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई 75 साल से है, एकदम से जाएगी नहीं, पर देश और देश का कानून पहले है। अब नोट कीजिए, भारत माता की जय और वंदे मातरम सबने बोला, इन तीनों ने नहीं बोला। नहीं बोला। ये बात है, देश पहले, देश का कानून पहले है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी आज से नहीं है, 75 साल से है, उसको टाइम लगेगा, पर देश पहले, देश का कानून पहले, देश से प्यार पहले। इन तीनों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोला, इन तीनों नहीं बोला। मैंने नोट किया। सर मुझे बताइए, अगर भारत माता की जय बोलने से भारत का विकास होता हो तो मैं सुबह से शाम तक उसकी तस्वीर पढ़ूंगा। यही तो नफरत बिठाई है लोगों के दिलों में। अगर भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा तो देश में रहेगा, ये नारा है इन लोगों का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। एक मिनट रुकिए। रुको। हाँ जी, जोर से बोलिएगा। जय हिंद। रुकिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोर से बोलो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, आपकी भी, आपकी ठीक है जी, सबकी जय हो जी। वन बाय वन। सर प्लीज पेशेंस रखिए, उत्तेजना का कोई काम इस शो में नहीं है। जिनको उत्तेजित होना है, बगल में बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, जा सकते हैं, बिल्कुल उत्तेजना नहीं। हाँ, नंबर 4 बार, एक बार आप नहीं दिए, एक बार मौका नहीं दिए, क्योंकि हर 5 साल में एक ही बार नंबर आता है। एक बार बोले थे कि जब मैं 2 दिन 3 बार आना पड़ेगा, 4 बार, तब उसके बाद दूंगा मौका। हाँ, तो आइए, नाराज ना हो। मान्यवर, आपसे क्वेश्चन एक है मेरा। हाँ भाई, सनातन धर्म, सनातन हिंदू जो है भारत में नहीं रहेगा तो भारत छोड़ के जाएगा कहाँ? वो बोल रहे हैं मनोज तिवारी गया है बाबा के साथ आप और मैं नहीं रहूंगा, कहाँ जाऊँ भारत छोड़ करके? सनातन धर्म का एक रास्ता है क्या? उनका 57 रास्ते है, और उसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि भाई बाबा के साथ में ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या आपके शो में यही दिखाया जा रहा है? मेरे शो में क्या दिखाया जा रहा है, ये बात अलग है। मेरे शो में तो बिल्कुल उत्तेजना नहीं। शांत होइए। पानी लाओ गार्ड साहब, पानी लाओ। जी, एक मिनट में कहना चाह रहा हूँ। हाँ। ये राशिद जी, ये जज, ये तो ज्यादा बड़े हिंदू हैं कि ये मुसलमान है? उन्होंने जय हिंद, जय भारत बोला उनके सामने जो है, ये मुसलमान नहीं है क्या? ठीक, बिल्कुल ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। विपक्ष वहीं पड़ी कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर परिसर में स्थित करीब 25 फीट गहरे कुएं में गिरे एक लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये लड़का खेल में कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची। तभी भीड़ में शामिल दानिश नाम का एक शख्स रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और इस लड़के को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद कुएं के पास मौजूद लोगों ने उस लड़के को बाहर खींच लिया। लड़के के कुएं से बाहर निकलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा के हिसार में 3 लोगों पर एक दुकानदार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपियों ने रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। बताया गया कि बाइक से आए 3 लड़कों में 2 लड़के कुछ सामान खरीदने के बहाने दुकानदार के पास पहुंचे, फिरौती की पर्ची काउंटर पर रखी और फिर पिस्तौल दिखाकर दुकानदार से 2 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए देने की मांग की। धमकी देने के बाद दोनों लड़के अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। और उधर मुंबई में अमिताभ बच्चन को लिफ्ट देने वाला शख्स मुसीबत में फंस गया और साथ में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड को भी ऐसी ही मुसीबत झेलनी पड़ी। दरअसल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन दोनों पर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया है। अमिताभ बच्चन को लिफ्ट देने वाले शख्स पर 1000 और अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड पर 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अमिताभ को लिफ्ट देने वाले बाइक चालक का चालान, हेलमेट न पहनने और अनुष्का के साथ बाइक चलाने वाले बॉडीगार्ड का चालान, हेलमेट न लगाने और दूसरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए काटा गया। और इधर इमरान खान के घर पर 40 आतंकवादियों के छिपे होने की पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के दावों को गलत साबित करने के लिए इमरान खान ने अपने घर जमा पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया।
और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक ट्वीट कर कहा कि सब देख लें कि कहां छिपे हैं 40 आतंकवादी। इतना ही नहीं, इमरान खान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने घर आकर आतंकवादियों को ढूंढने का भी चैलेंज दे डाला। जबकि पंजाब पुलिस ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि 40 प्रशिक्षित आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए 4 नहीं बल्कि पाकिस्तान पुलिस 400 पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुँचेगी। और इस बीच पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान के घर और उसके आसपास के इलाके की बिजली काट दी गई। और दावा है कि ऐसा तब किया गया जब इमरान खान घर के अंदर अपने वकीलों से मुलाकात कर रहे थे, तभी लाहौर के जमान पार्क इलाके की बिजली काट दी गई। जबकि इससे पहले इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया है। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि पुलिस ने जमान पार्क की ओर जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया। पुलिस की इन तैयारियों को देखकर ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। और इधर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकत ऐसी हैं जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को हड़पना चाहती हैं। They want to bring us down to a level जहां पे हम उनकी तमाम शराइत जो है और हम डीन्यूक्लियराइज हो जाएं। इसके साथ ही पाक रक्षा मंत्री ने इशारों में IMF पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को ऐसे हालात में लाना चाहते हैं जहां हम उनकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लें और परमाणु मुक्त हो जाए। उन्होंने दावा किया कि हम पाकिस्तान की रक्षा के खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे। इधर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी मुरीद के जनसभा को रद्द करने की जानकारी ट्विटर पर शेयर की और प्रशासन की तरफ से रैली करने की अनुमति न मिलने का आरोप लगाया। असल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई मुरीदके में आज यानी 18 मई को एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाली थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि एक विशाल रैली करने का फैसला इमरान खान की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक में लिया गया था। और उधर पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN की नेता मरियम नवाज ने एक बार फिर इमरान खान और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने हमेशा से राजनीतिक दल का चोला पहनकर हिंसा, तबाही और बेईमानी करने वाला काम किया है। यही वजह है कि पीटीआई ने 9 मई को भी पूरे पाकिस्तान में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। मरियम नवाज ने बताया कि पाकिस्तान को जलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, लेकिन इसे ऐसा न मान लिया जाए कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक दल को टारगेट करने के लिए की जा रही है। और इधर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बीच NAB की तरफ से इमरान को समन भेजा गया और भ्रष्टाचार मामले में अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान के साथ साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी करप्शन के आरोप लगे हैं, जिस मामले में आज दोनों को NBA के सामने पेश होना है। इससे पहले इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से 9 मई को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पीटीआई कार्यकर्ता और इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान से लेकर विदेश तक प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की नेता शिरीन माजरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शिरीन माजरी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस उन्हें कार में बैठाकर ले जाती नजर आई। इस कार्रवाई के बाद इमरान खान ने शहबाज शासन की तुलना फांसीवाद से कर दी और उस पर अदालत और कानून व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया। और इधर इस बीच वैगनर ग्रुप का दावा है कि बखमूत में लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत को रूस से छीन लिया है, वहीं वो ये भी मान रहा है कि रूस की सेना बखमूत में मौजूद है और जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब ये कि बखमूत पर अभी भी किसी एक पक्ष का कब्जा नहीं हो पाया है। रूस किसी भी कीमत पर बखमूत चाहता है, उधर यूक्रेन भी वहां से पीछे नहीं हट रहा। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी के लड़ाके भी बखमूत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि वो बखमूत में करीब 12 किलोमीटर अंदर जा चुका है, जो कि रूस का बखमूत हथियाने का प्लान फेल कर सकता है। हालांकि पुतिन की आर्मी बखमूत से पीछे नहीं हटी है, ये जानकारी खुद यूक्रेन ने दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कई मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस दौरान हजारों लोग ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर उतर आए। हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने वेतन बढ़ाने के साथ साथ काम करने के समय को भी कम करने की मांग की। मजदूर संगठनों के मुताबिक देश में महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, जबकि उसका मुकाबला करने के लिए लोगों के वेतन में जो बढ़ोतरी की गई वो नाकाफी है। इजराइल में लोगों का गुस्सा लगातार भड़कता जा रहा है। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। लोगों का आरोप है कि सरकार एक विशेष समुदाय पर ज्यादा खर्च कर रही है। समान अधिकार और देश के खजाने के सही इस्तेमाल के लिए अब इजराइल में लोगों ने झंडा बुलंद कर दिया है। All the money that must be for the education
of my kids. इजराइल का झंडा बैनर लेकर भारी तादाद में लोग सड़क पर जुटे और अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उधर इटली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई जगह जमीन खिसक गई, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई गई। और जो वीडियो सामने आया उसमें जमीन खिसकने से कई पेड़ ताश के पत्तों की तरह गिरते नजर आए, जिसके बाद आसपास के इलाकों में लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। उधर मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कों पर पानी बहता नजर आया। कई घरों और बाजार में कई फीट तक पानी भर गया। बाढ़ और जमीन खिसकने से कई इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई गई। और उधर दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की राजधानी लीमा के पास जमीन खिसकने की वजह से बड़ा हादसा हो गया और इस घटना में वहां 4 मकान। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का बैन हटाने का आदेश। तमिलनाडु सरकार को भी फिल्म देखने वालों की सुरक्षा का आदेश। कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम के नाम का किया आधिकारिक ऐलान। सिद्धारमैया को मिली कमान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ डीके शिवकुमार होंगे इकलौते डिप्टी सीएम। 20 मई को बेंगलुरु में शपथ समारोह। ओडिशा को मिली 8,000 करोड़ रुपए की सौगात। पीएम ने कई रेल परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी को तैनात कर दिया है। उधर अफ्रीकी देश सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच ओमडुरन में से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें आग लगने के बाद उठता काला धुआं देखते ही देखते आसमान पर छा गया, जिसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। वीडियो में शहर के ऊपर धुएं का गुबार नजर आया। दावा है कि हवाई हमले के बीच लगी इस आग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। रिहायशी इलाकों में रह रहे लोगों का कहना है कि आग लगने के बाद बिजली भी चली गई। साथ ही शहर के ऐसे हालात के बीच लोगों के पास खाने को खाना और पीने को पानी तक नहीं है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पुलिस ने मुस्लिम बच्चों से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया, जिसमें 63 नाबालिग बच्चे सवार थे। इन मासूम बच्चों को बिहार और बंगाल से लाया जा रहा था। जानकारी मिलने पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और ट्रक से 63 नाबालिग बच्चों को बरामद किया। ज्यादातर बच्चों की उम्र 7 से 14 साल के बीच बताई गई। पुलिस की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें बिहार और बंगाल से लाया गया और कोल्हापुर के एक मदरसे में ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, लेकिन उसने कोई खास जानकारी नहीं दी। अब पुलिस बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह की तलाश में जुट गई है। और इस बीच में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से वीडियो सामने आया, जिसमें राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए दिखे। ये तस्वीरें कोल्हापुर जिले की सरनोबतवाड़ी ग्राम सभा की है, जहां फंड के बंटवारे का विवाद चल रहा था और उसी पर चर्चा के बीच में सत्ताधारी और विपक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष वहीं पड़ी कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर परिसर में स्थित करीब 25 फीट गहरे कुएं में गिरे एक लड़के को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया गया कि ये लड़का खेल खेल में कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलते ही वहां हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची। तभी भीड़ में शामिल दानिश नाम का एक शख्स रस्सी के सहारे कुएं में उतरा और इस लड़के को रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद कुएं के पास मौजूद लोगों ने उस लड़के को बाहर खींच लिया। लड़के के कुएं से बाहर निकलते ही लोगों ने राहत की सांस ली। हरियाणा के हिसार में 3 लोगों पर एक दुकानदार से 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का आरोप लगा। बताया गया कि आरोपियों ने रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस छानबीन में जुट गई। बताया गया कि बाइक से आए 3 लड़कों में 2 लड़के कुछ सामान खरीदने के बहाने दुकानदार के पास पहुंचे। फिरौती की पर्ची काउंटर पर रखी और फिर पिस्तौल दिखाकर दुकानदार से 2 दिन के अंदर 10 करोड़ रुपए देने की मांग की। धमकी देने के बाद दोनों लड़के अपने साथी के साथ वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। और उधर मुंबई में अमिताभ बच्चन को लिफ्ट देने वाला शख्स मुसीबत में फंस गया और साथ में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड को भी ऐसी ही मुसीबत झेलनी पड़ी। दरअसल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए इन दोनों पर मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना लगाया है। अमिताभ बच्चन को लिफ्ट देने वाले शख्स पर 1,000 और अनुष्का शर्मा के बॉडीगार्ड पर 10,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अमिताभ को लिफ्ट देने वाले बाइक चालक का चालान, हेलमेट न पहनने और अनुष्का के साथ बाइक चलाने वाले बॉडीगार्ड का चालान, हेलमेट न लगाने और दूसरे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए काटा गया। और इधर इमरान खान के घर पर 40 आतंकवादियों के छिपे होने की पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के दावों को गलत साबित करने के लिए इमरान खान ने अपने घर जमा पार्क में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया।
और पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक ट्वीट कर कहा कि सब देख लें कि कहां छिपे हैं 40 आतंकवादी। इतना ही नहीं, इमरान खान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने घर आकर आतंकवादियों को ढूंढने का भी चैलेंज दे डाला। जबकि पंजाब पुलिस ने इमरान खान को जवाब देते हुए कहा कि 40 प्रशिक्षित आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए 4 नहीं बल्कि पाकिस्तान पुलिस 400 पुलिसकर्मियों के साथ उनके घर पहुंचेगी। और इस बीच पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आरोप लगाया कि इमरान खान के घर और उसके आसपास के इलाके की बिजली काट दी गई। और दावा है कि ऐसा तब किया गया जब इमरान खान घर के अंदर अपने वकीलों से मुलाकात कर रहे थे, तभी लाहौर के ज़मान पार्क इलाके की बिजली काट दी गई। जबकि इससे पहले इमरान खान ने एक वीडियो ट्वीट कर दावा किया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि पुलिस ने ज़मान पार्क की ओर जाने वाली सड़कों को भी बंद कर दिया। पुलिस की इन तैयारियों को देखकर ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। और इधर आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ ताकत ऐसी हैं जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार को हड़पना चाहती हैं। They want to bring us down to a level जहां पे हम उनकी तमाम शराइत जो है और हम डीन्यूक्लियराइज हो जाएं। इसके साथ ही पाक रक्षा मंत्री ने इशारों में IMF पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को ऐसे हालात में लाना चाहते हैं जहां हम उनकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लें और परमाणु मुक्त हो जाए। उन्होंने दावा किया कि हम पाकिस्तान की रक्षा के खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे। इधर पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी मुरीद के जनसभा को रद्द करने की जानकारी ट्विटर पर शेयर की और प्रशासन की तरफ से रैली करने की अनुमति न मिलने का आरोप लगाया। असल में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई मुरीदके में आज यानी 18 मई को एक बड़ी रैली का आयोजन करने वाली थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बताया गया कि एक विशाल रैली करने का फैसला इमरान खान की अध्यक्षता में पार्टी की एक अहम बैठक में लिया गया था। और उधर पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी PMLN की नेता मरियम नवाज ने एक बार फिर इमरान खान और उनकी पार्टी पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी ने हमेशा से राजनीतिक दल का चोला पहनकर हिंसा, तबाही और बेईमानी करने वाला काम किया है। यही वजह है कि पीटीआई ने 9 मई को भी पूरे पाकिस्तान में हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया। मरियम नवाज ने बताया कि पाकिस्तान को जलाने की साजिश रचने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपट रही है, लेकिन इसे ऐसा न मान लिया जाए कि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक दल को टारगेट करने के लिए की जा रही है। और इधर इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी की तलवार लटकने के बीच NAB की तरफ से इमरान को समन भेजा गया और भ्रष्टाचार मामले में अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ पेश होने का निर्देश दिया, क्योंकि अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान के साथ साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी भी करप्शन के आरोप लगे हैं, जिस मामले में आज दोनों को NBA के सामने पेश होना है। इससे पहले इमरान खान को इस्लामाबाद कोर्ट से 9 मई को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पीटीआई कार्यकर्ता और इमरान समर्थकों ने पाकिस्तान से लेकर विदेश तक प्रदर्शन और तोड़फोड़ की थी। उधर इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की नेता शिरीन माजरी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने शिरीन माजरी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पुलिस उन्हें कार में बैठाकर ले जाती नजर आई। इस कार्रवाई के बाद इमरान खान ने शहबाज शासन की तुलना फांसीवाद से कर दी और उस पर अदालत और कानून व्यवस्था का मजाक बनाने का आरोप लगाया। और इधर इस बीच वैगनर ग्रुप का दावा है कि बखमूत में लड़ाके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बखमूत को रूस से छीन लिया है, वहीं वो ये भी मान रहा है कि रूस की सेना बखमूत में मौजूद है और जवाबी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब ये कि बखमूत पर अभी भी किसी एक पक्ष का कब्जा नहीं हो पाया है। रूस किसी भी कीमत पर बखमूत चाहता है, उधर यूक्रेन भी वहां से पीछे नहीं हट रहा। उधर पुतिन की प्राइवेट आर्मी के लड़ाके भी बखमूत पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि वो बखमूत में करीब 12 किलोमीटर अंदर जा चुका है, जो कि रूस का बखमूत हथियाने का प्लान फेल कर सकता है। हालांकि पुतिन की आर्मी बखमूत से पीछे नहीं हटी है, ये जानकारी खुद यूक्रेन ने दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कई मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन। ला 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 ए हे आ ला 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 न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी जनता करती मन की बात। अरे भैया जी गहन में जनता करती मन की बात।
नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार, अज नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। कोई बेटे से लड़के यहां आया है, किसी ने बीबी को मनाया है यहां जाने के लिए कि भाई जाने दो मुझे। मैं सबका ख्याल रखता हूं। कोई पोते को मना के लाया है कि यहां तक आना है, चलना है, वहां तक 2000 रुपए खर्च होंगे तो होंगे, लेकिन पहुंचना है शो में। कोई 2.5 घंटे ट्राईसाइकिल चला के पहुंचा है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। ये शो आपका है, आपसे बनता है, सबको बोलने का मौका है। चाहे बाबा जी हो, चाहे ब्लॉगर हो, उनका भी अपना एक मत है जरूर। ऑफकोर्स मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी बात मैं सुन चुका हूं। और कोई अपनी नज्म लेके आया है भोपाल से, तो मैं नज्म वाले को थोड़ा पीछे रख सकता हूं और थोड़ा बाबा जी को मैं बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगा, बिल्कुल। अरे बाबा जी ने मतलब यह है कि देवानंद जी को, देवानंद जी, गाली नहीं। मैं आता हूं आपके पास, जरूर आता हूं। जस्ट वेट अ मिनट जी, बात आपसे शुरू करूंगा जी। मुझे एक आम नागरिक के हिसाब से बात करना है जी। वो अमाउंट्स आते हैं ना, 1 लाख, 1000 करोड़, 20,000 लाख करोड़, हमें समझ नहीं आता जी। हम में से किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कभी किसी ने देखा ही नहीं। हाँ। हमें ये भी समझ नहीं आता कि आप जो हमें समझाते हो, हाँ। आप कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, बंगाल में हो चाहे बिहार में हो, कहीं पे भी हो, सुबह उठ के तो हमें अपने काम में खुद ही जाना होता है, अपना पेट खुद ही पालना होता है, अपना देश खुद ही चलाना होता है। ना मोदी जी आके हमारा देश चला के देंगे, ना हमारे जो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी आके हमारा देश चला के देंगे। देश कौन? गलत बोल रहे हैं। यदि मोदी जी नहीं होते, इस देश की आर्मी नहीं होती, तो आप घर में सो भी नहीं सकते थे। तो इसलिए मोदी जी का मत कहिए। जब से मोदी जी आए हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक बार मौका और दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ जी, मोदी जी क्या नागरिक नहीं है? वो क्या इंसान नहीं है? मेरा कहना ये है कि देश हमारे दम पे चल रहा है। हमारे दोनों हाथ, हमारी अकल, हमारे दिन, हमारी रात, हमारा 24 घंटा। इनका कहने का मतलब ये था कि वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट। कुल मिला के वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट, और कंट्री इस तरह से रन करता है। हम इसको संचालन के लिए एक सरकार चुनते हैं। सरकार हमारे मुल्क को, पॉलिसीज को आगे ले जाती है, जो वो बनाती है। पार्लियामेंट होती है, सबसे बड़ी पंचायत है, जैसे ये वो सबसे देश की सबसे बड़ी पंचायत। वहां फैसले होते हैं, पॉलिसी बनाई जाती है। आम नागरिकों को सुविधा के लिए एक जो व्यवस्था है, जुडिशरी है, जब हम फंसते हैं तो जुडिशरी के पास जाते हैं, और जब एक ब्यूरोक्रेसी है जो शासन व्यवस्था चलाना, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। मैं ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू जी, मैं बिल्कुल आपसे पास आऊंगा। सर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे अभी यहाँ पर बोला गया था कि जो बागेश्वर धाम बाबा हैं, हाँ। उनके लिए काफी लोगों में मतलब अंदर से इतना दर्द हो रहा है, वो अभी उबर के आ रहा था। हाँ। ये सुबह और शाम चिल्लाते हैं माइक लगा करके। लेकिन मैं एक बात कहना इनसे चाहता हूं, सनातन की गूंज को देखकर इतनी खलबली क्यों मची है? सनातन की गूंज को देखकर इतनी खलबली क्यों मची है? एक बार योगी और मोदी को आने दो, जो थोड़ी बहुत वो भी शांत हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत गर्मी बची है। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे पता है पाकिस्तान के बारे में सर मैं जानता हूं, पाकिस्तान के लोग मेरे साथ रहते हैं, उनकी बेटियों को दिन में उठा लिया जाता है, माँ बाप बोल नहीं पाते, लाचार हो जाते हैं। लेकिन आप कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे डिस्ट्रिक्ट कासगंज अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, यूपी में। अभी मैं यहाँ पर दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली छतर। जी, मैंने आपकी बात सुनी, आपकी इस बात समझी, मैं आपके रिएक्शन के लिए आऊंगा। पहले पसमानदा समाज से जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।
क्योंकि नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा करता हूँ। नमाज पढ़ता हूँ तो सजदा करता हूँ। कर्तव्य है मेरा। हाँ बिल्कुल है। इस राष्ट्र के प्रति, इस माँ भारती के प्रति, इस जनमानस के प्रति मोदी जी जो कर पाए हैं शायद मेरे जीवन काल में कोई नहीं कर सका। देश का वैभव, हर व्यक्ति का वैभव, हर घर में अन्न, हर घर में जल, हर घर में सड़क योजना तो बताएंगे भाजपा वाले, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे जीवन काल में ऐसा मोदी जैसा नाम का व्यक्ति है। धन्य हो भाजपा, धन्य हो संघ, जिसने हीरा चुनकर इस राष्ट्र की गद्दी बैठाया है। मैं नमन करता हूं उसको और 5 बार नमन करता हूं उसको। और 24 में आपके सामने कहना चाहता हूं कि पसमानदा मुस्लिम समाज तीसरी बार अपना मोदी रिकॉर्ड तोड़कर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश में ये मेरा देश विश्व गुरु बनेगा हिंदुस्तान का। आराम से 1 by 1, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नज्म सुनने जरूर आऊंगा भोपाल की। जी जनाब। देखिए शायद इन लोगों ने ठीक है भारत, अरे आप आधे मन से ना लगाए के भारत माता की, बस हो गया, अब आ गए। आराम से तसल्ली रख। अगर कहीं इलाज में फायदा ना हो तो मेरे ही पास आया करो, बिल्कुल तुरंत फायदा होगा। आराम से अब बैठो, तसल्ली से सुनो। जी इन लोगों ने नोटबंदी में 80 साल के बूढ़ों को मरते हुए नहीं देखा लाइन में। इन लोगों ने नोटबंदी में लोगों के कारोबार खत्म होते हुए नहीं देखे हैं, लोगों को सड़कों पर आते हुए नहीं देखा है। इन लोगों ने गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती हुई नहीं देखी है। इन लोगों ने देश के अंदर जो नफरत फैली है, आज जो आप देख रहे हैं ये जो वातावरण है कि साहब वंदे मातरम, भारत माता की जय, यही सब कुछ रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये विकास समझ रहे हैं इस चीज को, क्योंकि ये किसने कहा था, आपको भी याद होगा कि लोगों को ऐसे रास्ते पर ले आओ कि वो एक वक्त की रोटी को विकास समझें। आज देश का हर नागरिक ये समझ रहा है, ज्यादातर लोग, कि अगर एक वक्त रोटी मुझे मिल गई तो बस विकास हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। एक जवाब क्या नारा था? शासन जिसने राशन दिया, जब राशन दिया कई करोड़ों को, क्या इनसे पूछना चाहूंगा भेदभाव हुआ? क्या धर्म देखा गया? तो जनाब पहले सोच के बोलिए। रही बात, मैं एक बात क्योंकि आज चर्चा में आना चाहता हूँ मनोज। देखिए एक चीज, 9 साल कहा जा रहा है, देखिए 9 साल की स्थिति क्या देख रहे हैं कि अब हमेशा प्रमाण मांगा जा रहा है कि अब देशभक्त है कि नहीं है। नारे लगा के प्रमाण मांगा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर पिछले 9 साल में पहले हम लोगों के ऊपर प्रति व्यक्ति कर्ज कितना था? 43,000 का कर्ज था, और अब कर्ज कितना है मनोज जी के शासनकाल के 9 साल बीतने के बाद? 1,09,000। यानी आप सोच के देखिए, 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, और आज के समय में वो कर्ज है 155 लाख करोड़ का। ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करें, सुन तो लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। तो सुन लीजिए, नहीं पहले सुन लीजिए आप चीजों को। आप सोच के देखिए, उसमें सिलेंडर का मूल्य क्या था? 400 रुपए सिलेंडर का मूल्य था, आज वो 1200 रुपए पहुंच चुका है। महंगाई, नहीं दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा ये बताइए? जीडीपी कर्ज अनुपात, कभी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी कर्ज अनुपात 90% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तमाम सरकारों में एक सहमति की स्थिति रही थी। हम कर्ज कितना लेंगे? अरे भाई, जब हम कहा करें तो रुक जा करो। हमारे ही आदमी तो हो तुम। चुपचाप रहो। 1 by वेरी 5 सेकंड दूंगा मैं। कर्नाटक के जब नतीजे आए तो ईवीएम पे क्यों नहीं सवाल उठा? ये जनता पूछ रही है, तब क्यों नहीं सवाल उठाए? तब आपको नुक्ताचीनी नजर नहीं आई। मोदी मौलाना ने कहा कि इस देश में क्या बदला है, नोटबंदी का एग्जाम्पल दिया, इनको दिखाई नहीं दिया कश्मीर में 370 के कारण किस तरह से लहूलुहान होते थे लोग, किस तरह से मरते थे हिंदू, इनको वहां दिखाई नहीं दिया। 1984 में किस तरह से सिखों का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, वो इन्होंने नहीं देखा है। रोजाना इस देश के अंदर 2014 से पहले पूरे देश के अंदर बम ब्लास्ट होते थे। ये 56 इंच की सीने का ही कमाल है कि आज बम ब्लास्ट नहीं होते। ये 56 इंच के सीने का कमाल है कि पाकिस्तान के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करके हम लोग घुस के मार सकते हैं। ये 56 इंच के सीने का कमाल है कि चीन पर भी हम लोग कर लेंगे, लेकिन 56 इंच के सीने का कमाल है कि इस तरह के मौलानाओं को पाकिस्तान नहीं दिखता और पाकिस्तान के क्या हंस रहोगे। बस आराम से। कांग्रेस फिर मैं आता हूँ। आऊंगा। अगर इनके बाद नहीं है तो आज ये मारेंगे भी हमको। जी प्रतीक जी, पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा टाइम दीजिएगा। हाँ लीजिए। मैं मनोज, जितना आप टाइम लेंगे मैं उतना टाइम उनका कम कर दूंगा। देखिए, आज जो इस डिबेट में हुआ है वही इस देश में हो रहा है। धर्म के नाम पर और जात के नाम पर मुद्दों को भटकाया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी ने बोला,
अरे रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ भाई। मैनिफेस्टो में मनोज, इन्होंने टोका नहीं तुम्हें। मनोज नहीं, मैं आप बोले नहीं, मनोज दिस इज नॉट द वे, मनोज दिस इज नॉट फेयर, मनोज नहीं। प्रतीक जी, ये मोदी जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ जो है युवाओं को रोजगार देंगे। कितने युवाओं को रोजगार दिया? 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 71,000 युवाओं को रोजगार देकर इवेंट बना दिया। मैं पूछना चाहूंगी कि वो जो उन्होंने प्रतीक जी, अरे ले जाए यार। हाँ। प्रतीक जी बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। क्या जो कोरोना में गंगा में लाशें तैर रही थी वो हिंदुओं की नहीं थी क्या? वो हिंदुओं की नहीं थी क्या? जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे वो हिंदू नहीं थे क्या? जंतर मंतर पे बेटियां रो रही है वो हिंदू नहीं है क्या? जो राजौरी में जवान मरे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? मणिपुर जल रहा है वो हिंदू नहीं है क्या? पूरा देश को जो है दंगों की आंख में झोंक रहे वो हिंदू नहीं है क्या? जी आराम से जी बाबूजी। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का घर जो हिंदू परिवार का इतना तोड़ दिया गया, अभी चिलचिलाते धूप में 45 डिग्री में, किसके लिए क्या इंतजाम किया कांग्रेस के हम प्रवक्ता से? जी जनाब क्या बोल रहे थे, बोलिए। राजस्थान में घर क्यों तोड़ा है उसको बताइए आप। जी आप नाराज ना हुई है, बिल्कुल। कहाँ से आना हुआ? गलत नहीं हो रहा यूपी में। आराम खड़े हो। मैं ये कहना चाहता था कि अगर यही रहिए बजरंग दल के ऊपर आतंकवादी ना कहते तो बेंगलोर से जीत के बता देते। बेंगलोर से कांग्रेस हार जाती। मुसलमानों ने जो काट किया है उसका बेड़ा गर्क कर दिया। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। जी जनाब सर, मोदी जी ने सबसे पहला काम तो ये किया है जो हाउसिंग फॉर ऑल का मैडम बोल रही हैं, सभी लोगों के खाते में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी के आए। ये बहुत बड़ी बात है। जो पहले कहा जाता था कि 1 रुपए बेचते हैं और 95 पैसे गायब हो जाता है, वो चीज आज बदल गई है। सही बात है, मोदी जी के साथ हैं हम सब। जी जनाब अर्ज है क्या? एक मौजूदा हालात पर ही है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर भूमिका ना बांधिए, 53 हो गया। वतन में एक काम करिए, तब तक निकालिए ना आगे। वतन में बरसों बाद अब निजाम बदला है और नेक नियत के साथ साथ अंजाम बदला है। और सियासत जिसे कहती थी फिरका परस्ती, निगाहबां की नजरिया अब चर्चा आम बदला है। क्या बात है, वाह। और कबायली लुटेरों के कसीदे भरे निसाब से मौलाना साहब आपसे पूछ रहा हूँ कि कबायली लुटेरों के कसीदे भरे निसाब से और शहरों का गुजरे वक्त रखा नाम बदला है। और रिवायतन ताजपोशी से निजात मिली है। एक ही खानदान की ताजपोशी हो रही थी। रिवायतन ताजपोशी से निजात मिली है। मौसम हवा के रुख से अवाम बदला है। और कौम से अब पहचानी बस्ती नहीं जाती। कौम से अब पहचानी बस्ती नहीं जाती। मिजाज मेरे शहर ने भी तमाम। अब मुझे अपने अब मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। जी आइए, क्या कर रही हैं आप? आर्किटेक्ट हूं। नक्शे बनाती हैं, मैप बनाती हैं ये। और मैं इनसे मैं मनोज मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं। ये बहस में इनको यहाँ बैठाना नहीं चाह रहा था। मैं तो इनके सपने इनसे पूछना चाहता हूं। मुल्क के बाबत तमाम सारे मैप इनके दिमाग में आते होंगे। मुल्क कैसा होना चाहिए, किस तरह का नक्शा मुल्क का होना चाहिए, आपने भी देखा होगा। मैं जानना चाहता हूं। सर, हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। हाँ। पर हम भी चाहते हैं, जैसे जब हम कहीं बाहर जाते हैं हमारा मोटिव होता है कि हमें ये बिल्डिंग देखनी है, हमें ये जगह देखनी है। पर हम चाहते हैं कि सारी दुनिया भी वही चीज हमारे इंडिया के लिए बोले कि हमें इंडिया जाके ये देखना है, ये नई चीज है, ये हमें कहीं नहीं देखने के लिए मिलेगी, हमें इंडिया जाना है ये देखने के लिए। जी। तो वो एक पिक्चर मेरे दिमाग में कि हमारा इंडिया भी ऐसे ही लेवल पे पहुंचना चाहिए, जो कि कर रहा है। पर हाँ, थोड़ा टाइम लगता है चेंज आने में, जो कि आएगा। आर्किटेक्ट के माध्यम से इन्होंने अपनी बात कही। मैं जरूर एक नौजवान हाथ उठा रहा है। क्या नाम है? विवेक। कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। मैं कहना चाहता हूँ मोदी, हमने तुमसे कहा कि बोलो। जब मैं कहूंगा बोलो तब तो बोलोगे। काम क्या करते हो? स्टूडेंट है। कौन से स्टूडेंट हो? कहाँ पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम कहाँ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? यस। कहाँ के रहने वाले हो? रुकिए भाई, रुकिए। फ्रॉम पानीपत। फ्रॉम पानी का हिंदी बोलो ना। पानीपत से।
अच्छा, पानीपत में युद्ध कब हुआ था? याद नहीं है। चलो, किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था विचार मैं बता, मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति है जिसके अंदर क्रांतिकारी विचारधारा और क्रांतिकारी जोश बढ़ा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति वो ही हो सकता है जिसके अंदर जो देश के प्रेमी हो, देश के बारे में सोचे और देश के बारे में। और जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपना भाषण दिया था चिकागो में, और जब मोदी जी भाषण देते हैं ना, ऐसे लगता है कि जैसे कि एक हिंदू और एक राष्ट्र के प्रति भाषण दे रहे हो, देश के प्रति, ना कि एक जो मैं बताना चाहता हूँ जो जब कांग्रेस सरकार थी नेहरू जी के जमाने में, उस समय एक तुम पैदा हुए थे तब? नहीं पैदा हुए थे? चलो बोलो। अच्छा सुनो, जब एक संसद ने पूछा था नेहरू जी